नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों को, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षा भर्ती के चैनल पे, जायसवाल कोचिंग सेंटर पे, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आज की क्लास में पर्यावरण अध्ययन की बात करेंगे, इन्वायरमेंट स्टडीज की बात करेंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है, 19वीं आपका प्रैक्टिस सेट है, 19वां। और इसकी आई होप किसी कारण की वजह से आपने हमारी पिछली क्लासेज, पिछली प्रैक्टिस सेट नहीं देख पाया होगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा, आप लोग सारी क्लासेज देख सकते हैं। सभी प्रश्न, सारी क्लासेज आपके एग्जाम पैटर्न पर, यानी आपके सिलेबस के आधार पर, जहां पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो चलिए ये आपके एनवायरनमेंट की क्लास शुरू करते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जहां आपका सिलेक्शन यानी कि 25 प्लस जितने मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु हैं 25 प्लस स्कोर करेक्ट करेंगे इसमें, यानी कि सिलेक्शन यहाँ पे 100% श्योर एंड प्योर होगा। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। एकल परिवार से तात्पर्य क्या होता है? परिवार में जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों, या 1950 के बाद बना जो परिवार है, यह संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उसके माता पिता एवं दादा दादी, या केवल पति पत्नी। तो एकल परिवार वह होता है दोस्तों जिसमें, जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, वह एकल परिवार होता है। परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक एकल परिवार जो कि पहला ऑप्शन में है, और दूसरा होता है आपका संयुक्त परिवार, जिसमें संपूर्ण परिवार, जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी ये सभी आते हैं, वो कहलाता है आपका क्या? संपूर्ण परिवार। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी प्यारे मित्रों को वेलकम, अभिनंदन दोस्तों शिक्षा भर्ती के चैनल पे। और दूसरा प्रश्न है, तंबाकू की आदत किससे होती है? कैफीन से होती है, कोकीन से, निकोटीन से, या आपके हिस्टामिन से होती है? तो राइट ऑप्शन सटीक आंसर जानेंगे। तंबाकू की आदत किससे होती है मेरे प्यारे मित्रों? तंबाकू की आदत जो है निकोटीन से होती है। किससे होती है? निकोटीन। देखिए, तंबाकू में नियमित सेवन से उसमें जो उपस्थित एक निकोटीन होता है, ठीक है, तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन उपस्थित होता है, जिसके कारण से तंबाकू खाने की आदत पड़ जाती है। अगला प्रश्न है, आपके सिलेबस के आधार पर प्रश्न है दोस्तों, कि भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या रखा है? ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं न्यूनतम यानी कम से कम इतने या लड़के लड़कियों की होना चाहिए। तो पहले लड़के का देखना है, तो पहले लड़के का 21 वर्ष होगा और लड़कियों का अपना 18 वर्ष है। तो सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, मेरे सभी प्यारे मित्र देखेंगे यहाँ पर और इस प्रश्न का जवाब देंगे कि मध्य प्रदेश का शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थापित है? आपके रामपुर में, पीथमपुर में, जबलपुर में, या आपके नीमच में है? तो सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे मध्य प्रदेश का शुष्क बंदरगाह कहाँ पर स्थापित है दोस्तों? तो आपके ये पीथमपुर में है। कहाँ पर है? पीथमपुर में स्थापित है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, उम्मीद है आप लोग शिक्षा को सपोर्ट करेंगे, शिक्षा को लाइक करेंगे और शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं को। अगला प्रश्न दोस्तों यह है कि मध्य प्रदेश राज्य में टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना कहाँ है? एमपी की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य में टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना कहाँ पर है? आपके ग्वालियर में है, इंदौर में है, उदयपुर में है, या आपके भोपाल में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है, एमपी स्टेट में टिश्यू पेपर बनाने का जो कारखाना है प्यारे मित्रों, तो वह आपका हो जाएगा इंदौर में हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, आपके पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र का प्रश्न है कि ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। किससे शिकायत करनी चाहिए? अगर कोई भी आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, तो कोई भी दुकानदार यह आपका व्यापार आपसे ठगता है, ठीक है, यह ठगने का व्यवहार आपको प्रकट होता कि हमें ठग रहा है, तो आपको किससे शिकायत करनी चाहिए? जिला मुख्यालय से, उपभोक्ता संरक्षण मंच को, तहसील को करेंगे, या आप ग्राम पंचायत को करेंगे? तो दोस्तों, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर शिकायत किससे करनी चाहिए? तो उपभोक्ता संरक्षण होता है मंच, उसमें जाकर ये सारी शिकायतें की जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, ये प्रश्न सिलेक्शन वाला प्रश्न है। आइए देखते हैं कितने लोग यहाँ पे इसका आंसर दे पाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 18 सदस्य, 12, 20 या 22? हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है आपके राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं दोस्तों, अगर सभापति की बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। राज्य सदन की सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों की कितनी संख्या अधिकतम हो सकती है? अधिकतम 250 हो सकती है,
ठीक है, हो सकती है, ये बात दिया गया है। और 12 सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती है, यानी जो आपके राज्य सदन में 12 सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं। और ये व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ये भी आपके आ सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा हमारे भारत देश में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो यह जो संविधान है किससे लिया गया है, किस देश से, तो यह व्यवस्था संविधान की आयरलैंड देश से आपका लिया गया है। और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, किस किस सेगमेंट से हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं वह सदस्य आपके कला के हो सकते हैं, विज्ञान के होंगे, समाज सेवा, ये तीनों या आदि महत्व स्थान रखने वाले हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है। जो आपका जिला उद्योग केंद्र होता है किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो कौन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब ये प्रश्न आता है, काफ़ी बार दोस्तों पूछा गया आपके टीटी एग्जाम में कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो आपके 1993 में हुआ था, 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ और इसके अंतर्गत शहरी तथा ग्रामीण युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना लक्ष्य है। अगला प्रश्न क्या दिया गया, स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी प्यारे मित्र, निवेदन है कि आप लोग अभी तक वीडियो लाइक कर दिए होंगे। सभी दोस्तों को वेलकम, अभिनंदन है, जय हिंद दोस्तों। प्रश्न आ चुका है। प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश राज्य में विकास खंड की संख्या कितनी है। हम एमपी स्टेट की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य में विकास खंडों की संख्या कितनी है, 211 है, 312 है, 412 है या 213 है। तो मध्य प्रदेश राज्य में विकास खंडों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 213 विकास खंड हैं। सभी लोग नोट कर लेंगे, सभी लोग नोट कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाना है और ऐसे ही प्रश्न आएंगे क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र क्या है। ठीक है, 308 252 वर्ग किलोमीटर है, 307 252 वर्ग किलोमीटर है, 208 252 वर्ग किलोमीटर है या इनमें से कोई नहीं है। तो मेरे प्यारे मित्र, सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है वह कितना है, 308 252 वर्ग किलोमीटर है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का राजकीय जंतु पूछा गया है। मध्य प्रदेश का राजकीय जंतु कौन है, महासीर है, बवासीर है, महावीर है या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय जंतु क्या है मेरे प्यारे में, सभी लोग जानते हैं महासीर मछली होती है। क्या है, एक महासीर मछली है जो मध्य प्रदेश का राजकीय जंतु कहलाता है, महासीर मछली। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग इससे थोड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर मछली जो प्रदूषण को रोकने और पानी को स्वच्छ रखने में मदद करती है। और ये भी आ सकता है कि महासीर मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, तो है टोर। क्या है साइंटिफिक नेम इसका, वैज्ञानिक नेम महासीर मछली का टोर है। ठीक है, सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि विजय स्तंभ किसने बनवाया था, महाराणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने या महाराजा जयसिंह ने। तो विजय स्तंभ किसने बनवाया था, तो विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद तथा गुजरात के सुल्तान अहमदाबाद पर 1440 ईस्वी में अपनी विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में बनवाया था और इसके बहिभाग में धार्मिक शिलालेख व नक्काशी का कार्य अति सुंदर दर्शनीय है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। लाजवाब प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यातायात संकेत का अर्थ बताना है। पैदल पार पथ, मुख्य सड़क, रेलवे क्रॉसिंग, सकरी पुलिया। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो पेपर आएगा एग्जाम पेपर में वो आपका देखिए कुछ संकेत दिया होगा। ठीक है, ड्राइंग बॉक्स बना होगा कि कौन सी पुलिया का कोई बना होगा और उसमें आपको बताना है कौन सा। तो इसमें जो ड्राइंग बॉक्स बना था यहाँ पर, ठीक है, हो सकता है अगर मैं स्क्रीनशॉट में अगर आपको वो लगाने की कोशिश करूँगा तो आप लोग देख लीजिएगा कि यातायात संकेत का अर्थ क्या होगा। तो यातायात संकेत का जो दिया गया है सकरी पुलिया का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सकरी पुलिया का संकेतिक आपका चित्र में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है एटीएम का रूप क्या है या एटीएम का पूरा रूप क्या है। ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ऑटोमेटेड ट्रांसफ़र मशीन या ऑडिट टेलर मशीन। तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, सभी लोग 99% लोगों से यह प्रश्न बन गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और
अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। मेरे सभी प्यारे मित्रों को वेलकम है। जय हिंद दोस्तों। प्रश्न यह है, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप लोग आई होप आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और इसका आंसर आपने ढूंढ लिया होगा कि कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं। फैक्स कहते हैं, एसएमएस कहते हैं, ईमेल कहते हैं या टेलीग्राम कहते हैं। और मेरे प्यारे में से एक बार निवेदन है, टेलीग्राम चैनल से टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जरूर जुड़ जाएँ। और टेलीग्राम ग्रुप में आपको सर्च करना, स्पेलिंग आपको मिल जाएगी। चैनल पे जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, जायसवाल कोचिंग सेंटर सर्च करना है आपको। वहाँ पे पीडीएफ फाइल नोट्स फ्री में, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सभी लोग वीडियो को एक बार दिल से लाइक कीजिएगा। शिक्षा को लाइक कीजिएगा, शिक्षा को सपोर्ट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को ईमेल कहते हैं। तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया है दोस्तों कि डेंगू रोग वाहक होता है। जो डेंगू रोग होता है वह आपका क्यूलेक्स मच्छर का वाहक होता है, एडीज मच्छर का वाहक होता है, घरेलू मक्खी का वाहक होता है या आपका एनोफिलीज मच्छर का वाहक होता है। तो डेंगू रोग किसका वाहक होता है मेरे प्यारे में? सभी लोग जानते हैं एडीज मच्छर का वाहक होता है डेंगू रोग। डेंगू रोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। यह एक विषाणु जनित रोग होता है और इस बीमारी के लक्षण क्या है? आँखों में सूजन आना, सिर एवं जोड़ों में दर्द। इसलिए डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ये भी आ सकता है कि हड्डी तोड़ बुखार किसको कहते हैं, तो आपको डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सा है? यकृत कहलाता है, आमाशय कहलाता है, आंत कहलाती है या आपका वृक्क कहलाता है? तो मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सा हो जाएगा? तो जैव रासायनिक प्रयोगशाला आपका यकृत कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? जैव रासायनिक प्रयोगशाला यकृत को कहते हैं। यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न यह सिलेक्शन वाला प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न एक बार संभावित प्रश्न बन रहे हैं आपके एग्जाम पर। ठीक है, सिलेक्शन पाना तो सभी लोग शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का उपचार करना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना या ये सभी होगा? तो पल्स पोलियो का जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसका जो उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य यही होता है दोस्तों कि पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो आपके 1988 में हुई थी। 1988 में पल्स पोलियो का कार्यक्रम शुरू किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन। और 24 फरवरी 2012 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि भारत को पोलियो मुक्त या भारत देश को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था? तो 24 फरवरी 2012 को घोषित किया गया था। पल्स पोलियो कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर महानायक अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। काश्मीरी चोंगा कहलाता है अंगरखी, फिरन या बुगतारी या अचकन? तो जो काश्मीरी चोंगा है वह आपका क्या कहलाता है? फिरन। क्या है? काश्मीरी चोंगा को फिरन कहते हैं। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि काश्मीरी चोंगा घुटनों तक पहने जाने वाला एक लंबा कुर्ता होता है जो कढ़ाई युक्त होता है और इसे फिरन कहते हैं। ठीक है, आप लोग अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़े होंगे तो वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन, ये सारी मटेरियल आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इस बार पेपर में जो आना है एनसीईआरटी के पैटर्न पर आना है। अगर आप लोग 3 से लेके 8वीं क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेते हैं तो 70% आपके वहीं से प्रश्न आना है और आपसे बन जाएंगे। ठीक है, या हमारी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ सारे प्रश्न आपको मिल जाएगा। अब बात आती है कुत्ता मछली का आवाज़ क्या होता है? तालाब होता है, नदी होता है, झील होता है, समुद्र होता है? तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पहले, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आया है। तो बहुत से बच्चों, मेरे सभी भाई बहनों को मालूम होगा, शिक्षक बंधुओं को, कि कुत्ता ये क्या है? कुत्ता मछली का नाम है। ठीक है, तो कुत्ता एक शब्द दे दिया गया तो ये सब क्या बोलते हैं? ये पशु होगा। ठीक है, डॉगी वाला कुत्ता होगा, तो ये डॉगी वाला कुत्ता नहीं है। कुत्ता मछली का आवाज़ जो होता है समुद्र में होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं कि मछली, ये जो मछली होती है कुत्ता मछली, ये खारे पानी में पाई जाती है और इनका आवाज़ समुद्री होता है। तो कुत्ता मछली किस पानी में पाई जाती है? तो खारे पानी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है सीएनजी का पूरा रूप क्या होगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेशनल गैस, कॉमन नेचुरल गैस या सर्टिफाइड नेचुरल गैस? तो सीएनजी का सभी लोग जानते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
और इसे दबित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। यातायात वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। इसका प्रमुख घटक आपका CH4, CH4 यानी कि इसका प्रमुख घटक क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक, 15 जून से 21 जून तक। तो वन्य जीव जो सप्ताह मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों, 1 अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर मंथ के पहले सप्ताह, पहले वीक में, फर्स्ट वीक में आपका मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? मध्य प्रदेश राज्य के नगर निगम की संख्याएं कितनी हैं? अगर हम मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं, टोटल नगर निगम की संख्याएं कितनी हैं? 52 नगर निगम हैं, 18 हैं, 29 है, 11 हैं। सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो कितने नगर निगम हैं यहाँ पे सभी लोग कमेंट करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य के नगर निगम की संख्याएं कितनी हैं? तो आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यह दिया गया है कि पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं तो किस अवस्था में पूछा गया, उसी अवस्था को बताना है। इसमें अणुओं के मध्य दूरी न्यूनतम होगी। न्यूनतम यानी कम से कम अणुओं में हो। तो सभी लोग जानते हैं कम से कम किस में होगा, ठोस अणुओं में हो सकता है, या द्रव में होगा, या गैस में होगा, या प्लाज्मा में होगा। तो पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसके अणुओं में मध्य दूरी न्यूनतम हो, कम से कम तो ठोस अवस्था में होगी। अगर पदार्थ कोई ठोस अवस्था में है तो इसके अणु क्या होगी, दूरी जो हुई कम होगी, न्यूनतम दूरी होगी। और सभी लोग जानते हैं पदार्थों में जो बढ़ती हुई दूरी है, पहला होता है ठोस, इनमें कम दूरी होती है, इसके बाद द्रव में इसमें थोड़ा दूरी होती है, फिर लास्ट में आता है गैस में। तो ठोस, द्रव, गैस हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो भारत का दिल कहे जाने वाला देश है, भारत का दिल कहे जाने वाला जो स्टेट है दोस्तों, राज्य है, वह आपका प्यारा सा मध्य प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, तो टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? किसका वेग अधिकतम होता है? इनमें से सबसे अधिकतम वेग किसका होता है? जलधारा का होता है, हवा का, ध्वनि का, प्रकाश का। तो जब भी आप देखते होंगे, ठीक है, बारिश के मौसम पे, ठीक है, तो बारिश के मौसम में जब बिजली कड़कती है और साथ ही साथ क्या है, प्रकाश होती है, आवाज़ भी आती, साउंड होती है। तो आप ये बताइए बिजली पहले चमकती है या आवाज़ आपकी पहले आती है? तो आप लोग देखते होंगे प्रकाश पहले आ जाता है, बिजली पहले चमकती है और बाद में गड़र गड़र आवाज़ आती है। यानी कि प्रकाश का वेग क्या होता है, सबसे अधिकतम वेग होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात सबसे तेज गति प्रकाश की होती है। प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 लाख वर्ग किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक आपकी जो कहा जाए तो ब्रह्मांड में की बात कर रहे हैं, सबसे तेज गति प्रकाश की होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न यह है, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? हम सौर सेल की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सौर सेल द्वारा जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है या बदला जा सकता है? नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा। तो सौर सेल को किस ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित या बदला जा सकता है? तो वह आपका प्रकाश ऊर्जा होगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे मित्र सौर सेल ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाश ऊर्जा को एकत्रित करके उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और इसका उपयोग कैलकुलेटर, घड़ी आदि यंत्रों में किया जाता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है। प्रश्न यह है कि हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी आपकी CO2 है, ऑक्सीजन यानी कि O2 है, हाइड्रोजन है या आपकी नाइट्रोजन है। तो सभी लोग मेरे प्यारे मित्र जानते हैं कि वायुमंडल में कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है और इनमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस लगभग 78% होती है और दूसरी सबसे अधिक आपकी ऑक्सीजन होती है, जिसे प्राणवायु के नाम से जाना जाता है 21%, और इसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। अगला प्रश्न देख लें क्या दिया गया है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा होगा? पेट्रोलियम होगा, कोयला होगा, पौधे होंगे या आपका यूरेनियम होगा। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत होता है वह प्राकृतिक रूप से पुनः स्थापना होता रहता है, ठीक है।
वे नवीकरणीय ऊर्जा कहे जाते हैं, जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गए, पौधे हो गए, गोबर गैस, जल, वायु, ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके नवीकरणीय स्रोत। तो यहाँ पर पौधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे पौधा दिया गया है। और भी ऑप्शन दिया जा सकता है, सौर ऊर्जा दिया जा सकता है, गोबर गैस हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहे जाएंगे। और अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ओजोन परत मिलती है, स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है, थर्मोस्फियर में मिलती है, आपके ट्रोपोस्फियर में मिलती है, या आपके मिजोस्फियर मिलती है। तो हम ओजोन परत की बात कर रहे हैं। तो ओजोन परत सभी प्यारे मित्र जानते हैं, ओजोन से संबंधित एक प्रश्न या दो प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो ओजोन परत आपके स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है। और यह परत अगर हम ये क्या हो गया इंग्लिश, अगर हिंदी में जान लेते हैं तो समताप मंडल कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर को समताप मंडल कहते हैं, और समताप मंडल की निचली परत में पाई जाती है। और ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकती है और पृथ्वी को गर्म होने से बचाती है। और एक मैं आपको बता देता हूँ, ओजोन परत जो होती है दोस्तों, यह क्या करती है, लगभग जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को कितने 94% रोकती। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना यह हमारी रक्षा कर रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग इसमें कितना स्कोर कर रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी मित्रों को दोस्तों वेलकम, अभिनंदन है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का क्लास देखने के लिए। बस तैयारी जारी रखें क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।